Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह यादव जी। ये वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर पोस्टेड हैं। जानते हैं इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कुलदीप जी, एक जनरल प्रोफाइल क्या है आपकी, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं और तमाम सारी चीजें। और उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर। जनरल प्रोफाइल में जैसे ही मेरा नाम आपने अनाउंस कर ही दिया है। जी मेरा नाम कुलदीप सिंह जादौन है। जी। मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का निवासी हूँ। ओके अशोकनगर जिले में एक गांव है भैंसरवास, वहाँ का हूँ मैं। जी। मैंने स्कूलिंग अपनी अशोकनगर से ही स्टार्ट की थी। स्कूल कंप्लीट होने के बाद 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन गुना से किया। ओके और ग्रेजुएशन के दौरान ही ये बात माइंड में थी कि प्रशासन में जाना है, एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो उसके संबंध में जो भी पहले लोग तैयारी कर रहे थे उनके संपर्क में आए, उनसे जाना चीजें कैसी होती हैं, कैसे तैयारी की जाती है। और पहले ऐसा संभव नहीं था जैसे कि आज है कि यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए, आप जी इतने दूर हैं, हम इतने दूर हैं, आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो जी जो भी कोई मिलता था जिसके बारे में सुनते थे कि अब वो भैया तैयारी कर रहे हैं, उनसे मिल लिया। उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये रुझान बन गया था कि अब जी। ग्रेजुएशन कर लेते हैं और ग्रेजुएशन के बाद पीएससी की तैयारी करना है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो फिर ये विचार आया कि अब तैयारी करनी कहाँ से है। भी बिल्कुल। संस्थान भी अलग हैं, टीचर भी अलग हैं और पहले लिमिटेड थे सर। 7-8 साल में कुछ 5-7 साल में कुछ ज्यादा मतलब डेवलपमेंट इधर हुआ है। जी रुझान भी बहुत बड़ा है लोगों का पीएससी की तरफ, स्टूडेंट्स का हो और टीचर्स का हो। पढ़ाने वाले भी काफी हो गए हैं अब, अलग अलग तरह के और बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो सर फिर रुझान बना कि पीएससी की तैयारी करनी है। जी। तो यही समझ में नहीं आ रहा था करना कहाँ से है। तो इसमें भी कम से कम 2 से 3 महीने लग गए थे ये सोचने में, विचारने में कि कहाँ जाना चाहिए। फाइनली फिर डिसाइड हुआ कि इंदौर से तैयारी करेंगे। जी। ग्रेट इंदौर से ग्रेट। सर फिर तैयारी करना, मतलब पहुंचे तैयारी करना। जी तो एक्चुअल में सर की स्कूलिंग यहीं की और गुना तो जस्ट अशोकनगर के पास था। जी तो लगभग ग्रेजुएशन भी अप डाउन से हो गया था। जी तो घर से कभी बाहर गए ही नहीं थे, कहने का मतलब ये था। जी जी। जब घर से बाहर नहीं निकले तो फिर जब इंदौर पहुंचे तो लगा यार कहाँ आ गए, बहुत भीड़ भाड़ और ऐसा है और पूरा तो एटमोस्फेयर ऐसा, खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाना है, जी बिल्कुल। चाय पीने के लिए तो घर से बाहर जाना है, समस्याएं थी काफी। तो सर मन नहीं लगा, इस कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद भी मन नहीं लगा कि यार गलत जगह आ गए शायद, कुछ और करना था। जी। तो फिर क्या करें, तो पहले तो ये प्लान कर लिया कि नहीं वापस घर चलते हैं। अच्छा। और सर मैं घर चला भी गया था वापस, मतलब 10 दिन ओहो! की क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं घर वापस चला भी गया था। अरे वाह! घर वापस गया तो घर वालों ने फिर मोटिवेट किया कि यहाँ आ गए, अब क्या फ्यूचर है, क्या प्लानिंग है, क्या करना है, अब क्या करोगे, यहाँ आ गए अब क्या है। तो 4 से 5 दिन तक सोचा मैंने यार करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करना तो वही था, करना तो पीएससी थी, लेकिन अब इंदौर में रह नहीं पा रहे, क्या करें। फिर सर दोबारा एक हिम्मत की, घर वालों ने और दोस्तों ने कहा नहीं यार, वो जो लाइन जो तुमने सोची थी अपने लिए, जो अपना करियर और अपना फ्यूचर आपने सोचा था वो जी। बेस्ट है, आप जाइए फिर से। और सर फिर मैं दोबारा इंदौर आया, वाह! दोबारा इंदौर आया। फिर मैंने फिर से रूम वगैरह लिया, सेटल हुआ। उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। जी, तैयारी स्टार्ट की तो सर पहली बार में तो मेरा प्री नहीं हुआ था। 6 से 7 महीने का मौका मिला था मुझे जी, स्टार्टिंग में, और उसके बाद जी, प्री का एग्जाम आ गया था। जी, तो पहली बार तो मेरा प्री नहीं हो पाया था। और क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस चेंज हो गया था, सी सेट ऐड हो गया था। और सी सेट की तैयारी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कमजोर थी मेरी, उसमें ही मेरे मार्क्स कम थे। जी। जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, शायद 81 क्वेश्चन मेरे सही थे। ग्रेट। और सेकंड पेपर में मार्क्स नहीं थे, तो इसमें लगभग 60 के आसपास थे। और लगभग कट ऑफ वो 81 क्वेश्चन लगभग दोनों में चाहिए थे जनरल के हिसाब से, तो हुँ, नहीं हो पाया। तो हताशा हुई कि इतना तैयारी की, साथ वाले लोग मैथ्स दे रहे हैं, अपन नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर सोचा कि चलो अब जो चीज कमजोरी थी उसको फिर लिया। तो सर फिर मैंने सी सेट पे इतना फोकस किया कि जो चीज मेरी, जैसे जीएस अच्छा था तो मैं सी सेट को भी वहीं लेके आया। तो ग्रेट। फिर जब अगली बार 2013 का मैं प्री में बैठा, तो जी, फिर मैंने सर उसमें क्वालिफाई किया बिल्कुल। और फिर मेंस भी दिया। पहली बार ही सर उस टाइम पे सब्जेक्ट हुआ करते थे मेंस में,
बिल्कुल। तो मैंने पब्लिक एड और अपना सोशियोलॉजी ये दोनों सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे जी। और मैंने एग्जाम मेंस का मैं दे के आया। मेंस का एग्जाम देने आया, कुछ समय बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट नॉट क्वालिफाई था मतलब। ओके। फिर क्या करेंगे, तो फिर सर जो चीजें हुई साथ में, एक तो तैयारी करनी थी प्री की और जी। पूरा मेंस का सिलेबस भी चेंज हो गया था। 2014 से नया मेंस का जो सिलेबस अभी फिलहाल जो है 6 पेपर, ये वाला सिलेबस लागू हो गया था। तो अच्छा। सर फिर इसमें फिर से मतलब लगभग सिलेबस अगर हम देखें पुराने सिलेबस और ये इस नए वाले सिलेबस में कम से हम्म। कम 50% का वेरिएशन तो मान सकते हैं। पुराना इतना हमारे काम में आने वाला था, सब्जेक्ट पूरी तरह से हट गए थे, जी। सोशियोलॉजी पब्लिक ये सब्जेक्ट हट गए थे, नया पूरा सिलेबस डिजाइन हो गया। सर बिल्कुल। उसके लिए फिर से कोचिंग वगैरह ज्वाइन की, लोगों से मिले और तरीके काफी चेंज हुए थे। पहले जैसे जो लिखने का तरीका था, क्वेश्चन हम्म। की शब्द संख्या ज्यादा होती थी, बिल्कुल। मतलब लगभग 3-3,500 शब्द में पूरा पेपर कवर हो जाता था। लेकिन अब जो नया सिलेबस आया था उसमें लगभग 5,000 शब्द हमको लिखने थे। जी। एक पेपर में ही 2 कॉपियां मिलने वाली थी, तो काफी चीजें नई आई थी। तो फिर वो स्टार्ट किया, कोचिंग स्टार्ट की, नया मेंस फिर किया। तो सर प्री फिर मेरा ऐसा रहा कि प्री फिर कंटिन्यू होता रहा। प्री में मुझे दिक्कत नहीं है, जो एक बार मैंने उस पे मेहनत कर ली थी। जी। तो मैं प्री में बताना चाहूंगा सर अपने साथियों को, भाइयों को, बिल्कुल। कि प्री में हमको मेंस से ज्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्री का जो सिलेबस है काफी ब्रॉड होता है और वो एक आसान भी रहता है, क्योंकि सर उसमें हमारे पास आंसर सामने रहता है। 4 आंसर रहते हैं उसमें, इसमें से सही। हमें पता होता है कि एक सही है, 3 गलत हैं। तो हम्म। मतलब आंसर हमारे सामने है, सिर्फ हमको सिलेक्ट करना है कि इनमें से 3 गलत कौन से हैं और एक सही कौन सा है। सही। लेकिन उसमें पढ़ना हमको थोड़ा ज्यादा पड़ता है, कई चीजें कहीं से भी आती हैं, भले ही सिलेबस डिजाइन है लेकिन सिलेबस इतना ब्रॉड है भाई, कहीं एक शब्द लिखा है, खेलकूद लिखा है अगर शब्द सिलेबस में, तो हम्म। उसका तो मतलब खेलकूद तो वो फिर कहाँ का, एमपी का खेलकूद है, भारत का खेलकूद है, विश्व का खेलकूद है, दुनिया भर का उसमें अगर खेलकूद ही हम पढ़े तो शायद साल भर खेलकूद पढ़ते ही साल भर निकल जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। ऐसे ब्रॉड उसमें लिखा है, वहां तो सिर्फ खेलकूद लिखा हुआ है। बिल्कुल। ऐसे टेक्नोलॉजी लिखा है, तो आप समझते हैं टेक्नोलॉजी में कहाँ तक हम अंदर जा सकते हैं। तो जो हम प्री पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उन चीजों को हमको छांटना पड़ेगा, पुराने पेपर देख के, टीचर हम्म। से बात करके, पुराने जो लोग हैं उनसे बात करके, जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे, जो सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं उनसे, हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें हमारे काम का क्या है। खेलकूद सही लिख बात। दिया, उसमें तो इतना है कि एक पूरी किताब इतनी खेलकूद की हम पढ़ सकते हैं, इतनी मोटी, लेकिन हमें ये छांटना पड़ेगा कि हमारे काम का क्या है। वैसे ही बिल्कुल। मध्यकालीन इतिहास लिखा है, वो इतना है कि हम शायद जीवन भर इतिहास पढ़ते रहे तो इतिहास खत्म नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल। हमें ये छांटना पड़ेगा कि हमारा क्या है, हमारे यूज में क्या आने वाला है, हमारे काम की क्या चीजें हैं, वो सर हम्म। हमको निकालनी पड़ेगी। और सर ये सारी मेहनत मैंने जीएस में कर ली थी, तो यही कारण था कि सर जब से मैं पहली बार में भी जीएस दिया था मैंने, तो मेरे 81 क्वेश्चन सही थे और उसके बाद कंटिन्यू मेरा प्री निकलता ही रहा, कभी प्री नहीं रुका। एक बार की मेरी मेहनत की है, मैं मानता हूँ। और सी ग्रेट। सेट में जब मैं पहली बार प्री नहीं निकला सी सेट की वजह से, तो उसको फिर मैंने इतना स्ट्रॉन्ग किया कि वो भी मेरा बराबर इक्वल हो गया था। खैर अब सी सेट का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, उसमें क्वालिफाई क्वालिफाई करते हैं। करना होता है, तो लगभग सब कर लेते हैं। जी। अब वो फर्स्ट पेपर पे ही ज्यादा फोकस हमें करना है, तो हम्म। उसका सिलेबस इतना ब्रॉड है कि उसको हमें ये छांटना पड़ेगा कि हमारे काम का उसमें से क्या है। और ये बिल्कुल। हमने अगर एक बार कर लिया ना, तो फिर एक अपने आप में सर एक अनुभव टाइप का हो जाएगा। एक दो बार जब हम ऐसे प्लानिंग करके हमारा एक बार भी प्री निकल गया ना इससे कि हमें ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, तो वो हम्म। सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो प्री की आपकी टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। खत्म हो और जाएगी। सर ग्रेट। जी, और सर प्री तो मेरा निकलता रहा, लेकिन मुझे समस्या फिर मेंस में आने लगी। ओके। मेंस में ये समस्या थी, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, 13 का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, 14 का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। 13 का तो फिर वो सिलेबस चेंज हो गया था, फिर उसको मैंने अभी अलग ही हो गया। तो जब 14 का नए सिलेबस से मेंस दिया, तो जी। वो भी क्वालिफाई नहीं हुआ। और सर मैं जिन लोगों से मिला, जितने लोगों ने मतलब समझाया, उन्होंने कहा कि पहले जहां हम 3,000 शब्द में पेपर खत्म कर रहे थे मेंस का, आज हम्म। वो हम 5,000 शब्द में खत्म करेंगे। हम्म। तो आप लोग ये मान के चले कि जिस व्यक्ति ने अगर पेपर भी कंप्लीट कर लिया, हम्म। उसका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि सर बिल्कुल। ऐसी स्थिति थी जब हम लोग टेस्ट वगैरह में बैठते थे, तो हम्म। 50% या 60% लोग ऐसे थे जो पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। वो ग्रेट। 40 से 50 नंबर का पेपर ही छोड़ के आते थे मेंस में, ये स्थिति थी। तो ओहो। सर मैं लकी था कि मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा था, मतलब विदिन 3 घंटे में मैं पूरा पेपर कंप्लीट कर लेता था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये इस बात का कॉन्फिडेंस था कि मैं पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ, मतलब जी। मेरा कहीं ना कहीं मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल। उसके बाद भी नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। तो फिर क्या करें,
अगले बार जब मेंस आ गया, और सर इस बार अभी जो चल रहा था शेड्यूल इतना अच्छा चल रहा था पीएससी का 2012 से, कंटिन्यू एग्जाम आ रहे थे। एग्जाम कभी आ भी ऐसा रहा नहीं लगा कि बीच में कि अब कोई ब्रेक हो गया, 2 साल का ब्रेक हो गया, ये हो गया, तो कंटिन्यू एग्जाम आ रहे थे। अगर एक मेंस नहीं भी निकल रहा था तो ये हताशा नहीं थी, है। आगे जी ही दूसरा एग्जाम तैयार रहता था। तो सर मुझे मेंस में प्रॉब्लम आई थी, और मेंस में जहां तक मैंने फील किया, जी मेंस में मुझे एक तो सर मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी मतलब ऐसा लगता है, हालांकि ज्यादा राइटिंग का महत्व नहीं है। जिन लोगों की राइटिंग मुझे लगता है मुझसे भी खराब है, वो मुझसे पहले सिलेक्ट हो गए हैं। ओके कहीं ना कहीं उस राइटिंग स्किल का, कहीं ना कहीं चेकर जो है, कॉपी चेकर जो उसके माइंड का, और जो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंटेशन है उसका महत्व है। जी तो मेंस की जो कॉपी है उसमें आपकी राइटिंग का महत्व है, क्योंकि आप और हम कभी किसी की कॉपी देखें, एक व्यक्ति बहुत अच्छा लिख रहा है, सुंदर अक्षर लिख रहा है, और दूसरा हम्म थोड़ा सा गंदे अक्षर लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सुंदर अक्षर लिख रहा है उसकी कॉपी की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता है। और अगर बिल्कुल हम तुलनात्मक रूप से नंबर दें, दोनों ने सेम मैटर लिखा है, सेम एक ही कॉपी की है, और तुलनात्मक रूप से नंबर देना है मुझे 5 में से, तो शायद मैं इसे 4.5 दे दूंगा और उसे 4 ही दे दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसको लिखूंगा यार, इसको तो मुझे पढ़ने में बहुत आसानी हो रही है इसकी कॉपी को, और इसकी सही है कॉपी को पढ़ने में कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं पड़ रहा है इसने का बनाया है कि आ बनाया है कि चा लिखा है कि छा लिखा है, लेकिन हम्म इसकी बिल्कुल किया। तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा महत्व। और बिल्कुल दूसरा मेंस में सर प्रैक्टिस होना जरूरी है। मतलब हम्म हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या हम्म कहीं से भी हमको ओल्ड पेपर मार्केट से मिल जाए तो हम उनके आंसर लिखें। जितना हम्म, हम लिखेंगे उतना हम उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। बिल्कुल मेरी ये कमी भी मैंने महसूस की थी कि हम्म मैं मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ही कम करता था सर। ऐसी जी आदत थी मेरी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ता रहा हूँ, हम्म नॉलेज होता जाए, और जैसी हम्म, नॉलेज होगा मैं कॉपी में उतार दूंगा। लेकिन कहीं सही ना है कहीं ये कमी मुझे बाद में समझ में आई कि ये कमी है। तो सर मैं 15 के बाद मैंने इस पे फिर काम करना शुरू किया। जब मैंने 16 का मेंस दिया, तो हम्म 16 का मेंस क्वालिफाई हुआ। मेंस क्वालिफाई होने के बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपसे भी सर मैंने सजेशन लिए थे, आपने मुझे करंट अफेयर्स पढ़ाए थे उस टाइम पे, जी टेस्टिंग का जब मेरा मेंस था। बिल्कुल तो आपसे भी मिलना हुआ था, लगभग 1 महीने की क्लास आपकी थी करंट अफेयर्स की, तो जी वो मैंने अटेंड की। इंटरव्यू के लिए जब सर हम पहुंचे 2016 में, जी तो इंटरव्यू का रिस्पांस काफी अच्छा था। मतलब मेरे जो मार्क्स थे वो काफी अच्छे थे। 137 के आसपास मार्क्स थे 175 में से, वाह तो काफी अच्छे मार्क्स थे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर कहीं ना कहीं वो मेंस की जो मैं कमी बता रहा हूँ वो अभी भी थी। मेंस भले ही क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस में नंबर थोड़े से कम थे, जी तो मुझे कोई पोस्ट नहीं मिल पाई। और दुख की बात ये थी कि सर मेरे 4 नंबर कम थे, अगर 4 नंबर और होते तो मुझे उसी टाइम पे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती। अरे एटलीस्ट डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी नहीं, लेकिन कोई ना कोई पोस्ट मुझे मिलने वाली थी मिल अगर मुझे गए 4 नंबर और होते। ओहो तो सर वो काफी दुख हुआ उस चीज का। तो सर लेकिन मैं इंटरव्यू के कुछ अनुभव वहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जी मेरे बिल्कुल इंटरव्यू में सर, जैसा कि बाहर एक माहौल होता है कि बहुत इतने तरीके से इंटरव्यू होता है, वहाँ डरने की जरूरत है तो ऐसे करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है सर वहाँ हमारे बीच के ही लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो टीचर्स हैं उनमें से कोई, या हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनमें से कोई बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये जो बच्चा है 25-26 साल का या 22 साल का, ये अगर हमारे बच्चों जैसा ही है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत अच्छा माहौल वहाँ पे रहता है। हम्म ऐसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती। बस एक अधिकारी के रूप में वहाँ पे हमको प्रेजेंट करना होता है। हम्म बात करने का, जैसे आई कांटेक्ट हमारा होना चाहिए। हम किसी चीज को उनको, उनने कुछ पूछा, हम उसको समझा पा रहे हैं, कोई चीज उन्होंने हमसे जानना चाहिए, हम उसको समझा पा रहे हैं। मतलब उनसे एक ऐसे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, एक ऐसी बात उनसे होनी चाहिए। जैसे बिल्कुल मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, आप मुझ कुछ बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, तो ऐसे हम वहाँ बिल्कुल पे अपना जवाब देते रहे। और जी शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है इंटरव्यू की। मोस्टली होती है सर आपके बायोडाटा से, जैसे आपका नाम है तो आपके नाम का कोई महत्व है क्या, कोई मतलब है क्या, आप जिस जगह से रह रहे हैं उस जगह की कोई विशेषता है क्या, उसके बारे में वो कुछ जानते हैं। जैसे सर मैं अशोकनगर का हूँ, अशोकनगर में एक अच्छा स्थान है चंदेरी, जिसको चंदेरी लगभग दुनिया में लोग जानते हैं। वहाँ बिल्कुल की साड़ियाँ भी दुनिया में साड़ी प्रसिद्ध हैं। उसके संबंध में भी मुझसे क्वेश्चन किए गए थे। और फिर सर अपने बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे मेरा फिजिक्स रहा है बैकग्राउंड में, जी तो फिजिक्स से कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन उन्होंने किए। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। हम्म जैसे उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि एक आधी बाल्टी पानी है जिसको आपने गर्म किया हुआ है, हम्म आधी बाल्टी पानी है जिसको आपने गर्म किया हुआ, अब आपको 15 मिनट बाद नहाना है,
तो ठीक आप है। उस आधी बाल्टी पानी को अभी ऐसा रखे रहेंगे, 15 मिनट बाद उसमें ठंडा पानी मिला के नहाएंगे, या अभी उसमें पानी मिला देंगे ठंडा और फिर 15 मिनट बाद नहाएंगे। तो इस तरह का जो व्यवहारिक साइंस होता है, जो हमें स्कूल में या एनसीईआरटी की किताबों में या कहीं चर्चा के दौरान टीचर्स से हमें पता चलती है कि ये व्यवहारिक चीज यहाँ पे है। बिल्कुल। तो इस तरह से व्यवहारिक क्वेश्चन भी होते हैं। ओके। सर फिर चलता हूँ मैं अगले स्टेप पे, जैसे कि 16 में मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। जी। आ, तो फिर 17 में भी यही समस्या रही कि वो फिर मेंस नहीं हो पाया। फिर हाँ। जो 18 में मैंने दिया और तैयारी की, मेंस में मैंने और फोकस किया, कई लोगों से मैं मिला जिनके सिलेक्शन हो गए थे और जिनके नहीं हो पाए थे। फिर कुछ और टीचर्स या जो आप जैसे लोग हैं जो शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं इंदौर में, उनसे मैं जी। मिला कि कहीं ना कहीं मुझे क्या समस्या आ रही है। नॉलेज मेरे पास है, मैंने जी। पिछले 4 साल इसमें खर्च किए, 4-5 साल, तो नॉलेज मेरे पास है। हम्म। लिख भी मैं लेता हूँ, पेपर भी पूरा कर लेता हूँ, उसके हम्म। बावजूद भी मेंस में इतने मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे कि मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। तो फिर और मैंने प्रयास किए, टेस्ट सीरीज वगैरह जो होती है वो ज्वाइन की। 1 से 2 जगह मैंने ज्वाइन की ताकि अलग अलग टीचर्स का अलग अलग मार्गदर्शन, अलग अलग लोगों के बीच में कंपटीशन में बैठ सके। किसी एक कोचिंग में जाते हैं, वहाँ कुछ टेस्ट देने वाले लोग अलग होते हैं, चेक करने वाले लोग अलग होते हैं। वैसे दूसरी कोचिंग पे टेस्ट देने वाले लोग भी अलग हैं, आपके कॉम्पिटिटर, आपके चेक करने वाले, आपको समझाने वाले लोग अलग हैं। तो मैंने बिल्कुल। कम से कम 2 जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। उसके बाद सर मैंने 18 का मेंस दिया और मेंस मेरा क्वालिफाई हुआ। फिर 18 वाला इंटरव्यू दिया। तो पहले इंटरव्यू का अनुभव था, कुछ वो साथ लेके गया, कुछ और मैंने अपना अनुभव इकट्ठा किया। तो इस बिल्कुल। बार मुझे इंटरव्यू में भी सर 175 में से 148 नंबर मिले इस बार। हाँ हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट, तो बेहतरीन। इंटरव्यू के नंबर अच्छे थे, मेंस के नंबर भी अच्छे थे। तो इस तरह से 917 मेरा टोटल हो गया था। ग्रेट। और इस बार डीसी में जो जनरल कट ऑफ गया वो गया 946। ओहो हो, वेरी तो क्लोज। फिर ये पोस्ट मुझे थी नायब तहसीलदार, मैंने रखा हुआ था। उसके बाद डीसी के बाद एक पोस्ट और डाली थी मैंने, एडी, उसमें अनुसूचित जाति विभाग में। उसके ओके। बाद मैंने तीसरे नंबर पे नायब तहसीलदार रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इस विभाग में ही जाने का मेरा प्लान था कि या तो डिप्टी कलेक्टर या फिर नायब तहसीलदार, कहीं ना कहीं मेरी यही प्लानिंग थी, मुझे ओके। प्रशासन में ही जाना है। प्रशासन तो में। मैंने डीसी मिले या फिर मैंने कहा नायब तहसीलदार मिले। तो डीसी के लिए मुझे 29 नंबर कम थे, तो वो हाँ। मिल नहीं पाई, तो नायब तहसीलदार इजी मिल गई। तो जो 29 नंबर कम होने का मैं भी सर एक कारण बता देता हूँ, बिल्कुल। कि जो पेपर हमारे हुए उसमें से सिर्फ एक जो पेपर था, 3rd नंबर का जो पेपर था, उसमें ही मुझे मार्क्स कम मिले हैं। मतलब ओके। जितना मेरा एवरेज चलता आ रहा था, सभी पेपर का जो एवरेज था, उसमें इस वाले पेपर में 30 नंबर कम थे उस एवरेज से। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं वो लगा कि इस पेपर में सिर्फ 30 नंबर और होते तो शायद मैं आज हम्म। डीसी होता। हाँ हाँ और हाँ, वो बिल्कुल। मतलब मेरे सारे पेपर का लगभग, जैसे मैं ही देने गया था, तो मुझे लगा कि मैंने सारे पेपर लगभग उसी फॉर्मेट में, उसी तैयारी के साथ दिए। तो इस पेपर में इतने कम नंबर क्यों? अगर इसमें भी उतने ही नंबर होते जो दूसरे पेपर में मुझे एवरेज मिले हुए हैं, 165 170 के आसपास मुझे पेपर में मिले हुए, लेकिन इसमें मुझे 135 नंबर ही मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें भी यार 165 नंबर अगर हो जाए, तो कहीं ना हम्म। कहीं ऐसा लगा कि मुझे जो साइंस वाला पेपर रहता है, 3rd पेपर, हम्म। तैयारी में साइंस का मेरा बैकग्राउंड रहा है और मेरी तैयारी भी अच्छी थी साइंस की। लेकिन कहीं बिल्कुल। ना कहीं ये बात समझ के आती है, एक बार ये देखते हैं कि हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ कमी रह गई, या मैंने जो प्रेजेंट किया वो कॉपी चेकर को अच्छा नहीं लगा, उसको शायद हम्म। किसी दूसरे प्रेजेंटेशन की या दूसरे वर्ड्स की या आवश्यकता थी। तो सर ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हम इसमें भाग्य मानते हैं पीएससी में, कि हो हम्म। सकता है जब मेरी कॉपी चेकर ने चेक की हो, तो उससे पहले कोई ऐसी कॉपी आई हो उसके सामने जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, बहुत ज्यादा जिसमें अच्छी। उसने जिसमें उसने 160 या 170 तक नंबर दिए हों, ऐसा भी हो सकती है। बिल्कुल। ऐसा, तो मुझे ऐसा लगा कि जो 300 में से 160-70 या हो सकता है 200 भी दी हो, किसी को ऐसी कॉपी किसी के सामने आई हो और उसके बिल्कुल। कंपैरिजन में मेरी कॉपी चेक हुई हो। यार वो सामने वाले जस्ट जिसकी चेक की उसको मैंने 170 180 नंबर दिए हैं, तो इसको हम्म। मैं इतने नहीं दे सकता। तो शायद वो कहीं ना कहीं, जो मैंने भी बताया है कि एक को हम 4 दे रहे हैं, एक को 4.5 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरा बिल्कुल। आधा आधा नंबर हर क्वेश्चन में शायद काटते गया होगा। तो वो मुझे कहीं ना कहीं एक खामियाजा भुगतना पड़ा। भुगतना पड़ा। खैर सर बिल्कुल। अभी और तैयारी करेंगे, अभी दिया है मैंने इस बार भी पीएससी प्री दिया है, तो मार्क्स अच्छे हैं, क्वालिफाई हो जाएगा। तो सर ये ग्रेट। जनरली रही मेरी। और जी। एक गलती और मैंने कहीं ना कहीं की, उसको मैं गलती भी मानता हूँ थोड़ा सा। एक बार जब मैं स्टार्टिंग में बताया कि मैं घर लौट गया था हम्म। और फिर वापस आके मैंने शुरुआत की, बिल्कुल। और 2015 में जब मैं मेंस देके फिर एक हम्म। बार और घर चला गया था। मैंने सोचा कि मैंने तैयारी कर ली है, अब वो मैं इंदौर नहीं रहता हूँ,
और मैं अब एक काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ और घर पे बैठ के अपनी स्टडी करूंगा। बिल्कुल। तो वो भी सर मुझे कहीं ना कहीं मेरी गलती लगी मुझे। हम्म। हालांकि मैं सर घर पहुंचा, मैंने मेंस भी क्वालिफाई किया, 16 वाला जो मैं बता रहा हूँ, उसके पहले मैं घर पे ही था। ओके। प्री भी मैंने घर से ही दिया, वो मेंस भी मैंने घर से ही दिया और उसका इंटरव्यू भी मैंने घर से दिया। लेकिन मुझे कमी ये लगी कि उसमें शायद मेंस में मैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था अगर इंदौर में होता था उस टाइम, बिल्कुल। क्योंकि इंटरव्यू में मेरे अच्छे नंबर थे, 135 या 40 के आसपास नंबर थे, इंटरव्यू ठीक था। लेकिन वो मेंस में कम नंबर होने की वजह से मुझे 5 नंबर या 4 नंबर से पोस्ट नहीं मिल पाई थी। अगर मैं शायद इंदौर में होता, तो शायद मैं इंदौर में होता तो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की होती। टेस्ट बिल्कुल। सीरीज मैंने ज्वाइन की होती, 1.5-2 महीने में टेस्ट सीरीज देता, जो टीचर्स हैं उनके संपर्क में आता, तो मैं शायद और कुछ बेटर कर लेता, नंबर शायद 10 से 20 ज्यादा आ जाते। तो जो बिल्कुल। पोस्ट मुझे अभी 2018 में मिली शायद वो 2016 में मिल जाती। कहीं ना कहीं सही। मैंने अपने 2 साल का नुकसान किया है। बिल्कुल। तो मेरे कहने बिल्कुल। का मतलब ये है कि अगर आप जहाँ जिस संस्थान से जुड़े हो या आप जिस शहर में रह के अकेले में रह के जो पढ़ाई कर रहे हो, तो आप हम्म। फैमिली के बीच में रह के बहुत सारे काम आ जाते हैं फैमिली में कहीं ना कहीं, जिनमें हम सही। उलझ जाते हैं कि वो भी हमको देखना होता है। छोटे भाई हम्म। बहन अगर होते हैं घर में तो उनकी जिम्मेदारी आ जाती है, आने वाले गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन आप इंदौर जैसी जगह में या जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, जी। वहाँ कहीं आपका सेपरेट रूम होता है, लिमिटेड आपके मिलने वाले लोग होते हैं, लिमिटेड आपके पास कॉल्स आते हैं, लिमिटेड आप मतलब अपना काम आप अपना करते रहते हो, आप स्टडी करते रहते हो। हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, अब वो किसी बड़े शहर में रह के तैयारी नहीं कर सकता है, छोटे शहर में जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको फिर पूरा अलग हो जाना चाहिए, किसी से कोई वो नहीं करना चाहिए, भाई मैं तो अपनी स्टडी में लगा हूँ, नहीं हम्म। कहीं और भी कोई मतलब जो घर की जिम्मेदारी है उनको थोड़ा-सा साइड में रख दें कुछ दिन के लिए, या फिर हम्म। उसके घर में ऐसा माहौल हो कि उसके लिए पर्टिकुलर कोई रूम या ऐसे चीज़ मिल जाए, जहाँ पे वो हम्म। अपनी स्टडी कर सके। मेरा कहने का हम्म। सिर्फ मतलब ये है कि हम उस स्टडी को ब्रेक ना करें कहीं न कहीं। हम थोड़ी-सी भी बिल्कुल। कमी करते हैं, तो शायद 2 हम्म। साल की जो वो है, वो हमको चुकानी पड़ती है कीमत। शायद जो हम्म। 2016 में मुझे पोस्ट मिल पाती, वो 18 में मिली है। तो कहीं न कहीं मैंने वो 5 नंबर के चक्कर में 2 बिल्कुल। साल अपने यार कुर्बान करे हैं। भले ही कोई भी पोस्ट मिलती है, लेकिन सर एक आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, खासकर जनरल के लोगों के लिए मैं बात करूँगा, जनरल में बिल्कुल। भी जो लड़के हैं, उनको सर किसी तरह का कहीं से भी रिलैक्सेशन नहीं है। तो बिल्कुल इतना ज़्यादा सही। कॉम्पिटिशन है कि एक-एक नंबर, आधे-आधे नंबर भी अगर आप एक-एक क्वेश्चन में ले पा रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं मतलब इतने लोग एग्ज़ाम में अब बैठने लगे हैं। जब स्टार्टिंग में शायद 2 या 2.5 लाख लोग मुश्किल से बैठते थे प्री में, लेकिन अब ऐसी स्थिति होती है 6 से 7 लाख लोग प्री में बैठ जाते हैं और भी ज़्यादा बैठ जाते हैं। बिल्कुल कॉम्पिटिशन सही। लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसमें ऐसा है कि हमको तैयारी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, चीज़ें छाँटना पड़ेंगी कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। हम्म। फ़ोकस्ड रह के काम करना पड़ेगा। ग्रेट। सर ये तो मेरे तरफ से था, अब आप बताइए कुछ? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न यहाँ था कि जैसे 2013 से जब आपने मूड बनाया, एक माइंडसेट तैयार किया कि मुझे पीएससी को लेके अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी है, तो 13, जी, 14, 15, 16, 17 यहाँ तक कंटिन्यूअसली ये सफर चला। इस बीच में कभी ऐसा लगा रहे यार छोड़ते हैं इसको, मतलब ये बाढ़ में जाए, ये मुझे नहीं करना, मैं आई मस्ट ट्राई समथिंग एल्स, ऐसा कभी लगा, मतलब डिमोटिवेशन का ऐसा कभी पॉइंट आया कि नहीं यार मैं इसको यहीं स्किप करता हूँ, जो मेरे अटेम्प्ट थे मैंने ले लिए, जो मुझे ट्राई करना था मैंने कर लिया, ऐसी कोई फीलिंग कभी दिमाग में आई? जी सर 2 चीज़ें इसमें जो सहायक हैं, एक तो हम्म। सर मेरा फैमिली सपोर्ट। मेरा बिल्कुल। फैमिली सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि कभी उन्होंने जो मैं बीच में घर भाग गया था एक बार और 16 के बाद में आपको 15 के बाद में आपको बता रहा हूँ। जी। जी। तो उसमें भी उन्होंने मुझे डाँटा कि नहीं हाँ, आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सर उनका भरोसा भी था, जैसे मैं अगर बोल दूँ कि नहीं मैं अब घर से कर लूँगा तैयारी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तू बोल रहा है कि घर से तैयारी कर सकता है तो आ जा। हमारी तरफ हम्म। से कभी ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं करनी या अब तैयारी को रोक देना है। उनका हमेशा यही कहना था कि आज नहीं तो कल होने वाला ज़रूर, सिलेक्शन होगा, ये बात पक्की है। समय लग हम्म। सकता है लेकिन तेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू मेहनत कर रहा है, तो सिलेक्शन बिल्कुल। होगा। तो सर मुझे फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा। फैमिली की तरफ ग्रेट। से ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं इस बार अगर असफल हो गया प्री में या मेंस में, प्री तो शायद एक ही बार असफल हुआ। मेंस में जैसे मैं लगातार असफल हुआ, कभी भी ऐसा नहीं लगा उन्होंने कहा कि यार तू क्या कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो वो यही कह रहे कि और सुधार कर लो, और नए लोगों से मिल लो, नए लोगों से समझ लो, लेकिन सुधार करो, सिलेक्शन होगा। तो मुझे फैमिली सपोर्ट हमेशा मिला है, कभी ऐसी दिक्कत मुझे नहीं आई। तो वो ग्रेट। सबसे बड़ा मेरे वो रहा सर योगदान, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता तो कुछ भी हो जाता, मैं फिर वहाँ नहीं रुक पाता या कुछ भी चीज़ें हो जाती, चेंजेस हो जाते काफ़ी। बिल्कुल। और दूसरा कहीं न कहीं ये किस्मत रही या कुछ अच्छा रहा कि गवर्नमेंट का ये रहा कि सर कंटिन्यू वैकेंसी आती रही। कॉन्टिन्यूअस एग्जाम रहे, ऐसा नहीं बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हुआ कि अभी जैसे वैकेंसी आई अपन
एग्जाम से बाहर हो गए, अब कोई वैकेंसी नहीं है, 2 साल तक वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? फिर तो लोग जो हैं वो भी, अब ऐसा रहता था घर वालों को भी पता था कि चलो ये वाला नहीं हुआ, अगली फिर वैकेंसी आ गई, ये अगली फिर फिर। एग्जाम में बैठने वाला है। तो ये कहीं न कहीं ये लगता रहा। और ग्रेट। एक बार जो मैंने बताया था कि सर जैसे मैं घर चला गया था, जी। मैंने 16 का जो मेंस दिया और घर से दिए। 18 के बाद 16 का मेंस देके मैं फिर से घर ही चला गया था, क्योंकि मैं 15 में घर शिफ्ट हो गया था और 16 का मैंने प्री मेंस इंटरव्यू घर से ही दिए थे, ओके। 17 का दिया। और जब 18 की वैकेंसी आने वाली थी, कि मुझे लग रहा था कि 18 की वैकेंसी आने वाली है, हम्म। तो हम्म। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फाइनली इंदौर जा रहा हूँ और मैं इंदौर तब तक रहूँगा, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, वहीं रहूँगा, या वहाँ पे मतलब रह के कोई भी काम कर लूँगा। अगर जैसे मुझे, वैसे तो घर से कभी मना नहीं हुआ मुझे इस चीज़ के लिए कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा, वो उसके लिए तो मुझे कभी चिंता हुई नहीं। तो ग्रेट। फिर भी मैंने ये सोचा था कि मैं तो अब 18 में, जब मैंने सोचा 18 की वैकेंसी आई थी शायद 12 दिसंबर 2017 को वैकेंसी आई थी। तो उससे बिल्कुल। 4-5 दिन पहले ही मैंने सोच लिया था, क्योंकि पीएससी का शेड्यूल लगभग ऐसा चला आ रहा था कि दिसंबर में वैकेंसी आ जाती थी हर बार। तो फिर मैंने नवंबर में ये डिसाइड कर लिया था हम्म। कि मैं तो जा रहा हूँ फाइनली अब इंदौर। या वाह। तो उधर से अफ़सर बन के आऊँगा, या फिर वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा, वहाँ कुछ काम करूँगा, किसी कोचिंग पे पढ़ाऊँगा, कुछ भी करूँगा मतलब, लेकिन वहाँ मतलब सिलेक्शन लेके ही आना है, बिल्कुल। नहीं आना वैसे। तो ये सोच वाह। लिया था सर। मैं जैसे ही पहुँचा, मैं इंदौर पहुँचा ही था, लगभग 5-7 दिसंबर को मैं पहुँचा था। जी। और किस्मत मेरी इतनी अच्छी रही कि 12 दिसंबर को मेरा प्री का नोटिफ़िकेशन आ गया पीएससी के, 2018 का प्री है। और शायद ओहो। जनवरी या फरवरी में शायद प्री का एग्ज़ाम था, 18 फरवरी के वाह। आस-पास ऐसा। तो मैं आया वैसे ही, और वो जो तैयारी थी, जो मैं कहीं न कहीं बता रहा था कि प्री का जो इतना स्ट्रॉन्ग मैंने शुरू में ही खुद के लिए कर लिया था, कर दिया कि था। उससे तो मुझे कोई डर लगता ही नहीं था। बस ये लगता था कि बस आ जाए वैकेंसी और अपन प्री में बैठने वाले हैं और बैठना। क्वालीफाई करने वाले हैं। तो जैसे ही वैकेंसी आई, तो वही अपने नोट्स निकाले और अपना जो नए करंट्स वगैरह जो नोट्स बनाते रहते थे, वो सब निकाले और सब पढ़ना शुरू किया। फरवरी में आके प्री का एग्ज़ाम दिया। प्री का एग्ज़ाम दिया, उसमें मार्क्स इतने अच्छे थे ही, जैसे ही आते हैं मिला लेते हैं, आंसर शीट आ जाती है, तो चलो क्वालीफाई हो रहा। अब क्या करें, मेंस में लग जाते हैं। तो वही किया सर मैंने, 2 जगह अपने वो टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन किए। नए-नए लोगों से भी मैं मिला, कई जो स्टूडेंट्स थे उनसे, नए टीचर्स जो थे उनसे भी मैं मिला, अलग-अलग जाके टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैंने जॉइन की, और फिर वो आगे हो गया, मेंस इंटरव्यू सब होता चला गया। ग्रेट, ग्रेट। तो दोस्तों आपने देखा 3 कीवर्ड्स जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो पेशेंस, आपको धैर्य मतलब बनाए रखना है और लगातार प्रयास करना, मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये 3 चीजों को फोकस करते हुए कुलदीप जादौन जी ने अपनी सफलता प्राप्त की इतने लंबे संघर्ष के बाद। तो इस तरीके से आप मोटिवेटेड रहें, अपना सेल्फ मोटिवेशन बना के रखें और इनसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। प्लीज जरूर ये चीजें फॉलो करें कि लगातार अपने प्रयास करते रहें और धैर्य, मजबूती आप बनाए रखें अंदर, तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मुझे नजर आते हैं यहाँ। अब जानते हैं कि आफ्टर दी सिलेक्शन लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप महसूस कर रहे हैं। अभी जब आप बतौर नायब तहसीलदार पोस्टेड हैं, तो किस प्रकार के मजिस्ट्रियल पावर्स आप एंजॉय कर रहे हैं और क्या सोशल स्टेटस में परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? सामाजिक चीजें कितनी अच्छी आपको नजर आ रही हैं आपके आसपास? सर ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊँगा, जो आपने धैर्य और संयम वाली बात बोली, जी। तो उसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा जी। कि स्टूडेंट के लिए तो ये ज़रूरी है ही, लेकिन स्टूडेंट से ज़्यादा आपके परिवार को ये ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आपके बिल्कुल। परिवार में जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो भी रिलेटिव हैं, उनको भी कहीं न कहीं संयम रखना पड़ेगा। बिल्कुल। उनको भी आपको मोटिवेट करता रहना पड़ेगा कि नहीं आप और करो, जैसे मेरे साथ हुआ। मतलब मेरे साथ-साथ मेरे परिवार ने भी पूरा संयम रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार तुझे 5 साल हो गए, क्या हाँ। हो रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या है? वो हमेशा कहते रहे कि और तैयारी करो, और तैयारी करो, और और मेहनत करो। ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। उन्होंने मुझे ये शब्द हमेशा रखा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला अपनी तरफ से, मुझे हताश नहीं होने दिया। मतलब मेरे साथ-साथ परिवार का संयम भी रहा। तो मेरा कहने जी। का मतलब है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी संयम रखना पड़ेगा। उनको भी अपने बच्चे पे भरोसा रखना पड़ेगा कि अगर ये तैयारी कर रहा है और ये कहीं न कहीं ज़रूर अपना अचीव करके बताएगा। और सर जैसा आपने बताया, आफ्टर सिलेक्शन जी। काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। सोशल स्टेटस काफ़ी चेंज हो जाता है। कई लोग आपसे जुड़ जाते हैं, कई लोग आपकी बात को एक अलग वे में मानते हैं, कई लोग आपसे राय माँगते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो चूँकि बिल्कुल। आप अगर डिप्टी कलेक्टर या नायब तहसीलदार में आते हैं, तो एक सोशल स्टेटस
अलग से ही चेंज हो जाता है। मैं और जॉब्स में हालांकि मैं नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब इतने लोगों से मिलना होता है, तो कहीं ना कहीं जिस नजरिए से नायब तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, इस वाले लिंक को देखा जाता है, लोगों द्वारा समझा जाता है, जी वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है और जॉब से शायद अलग है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी पे का नेम प्लेट लगी है, आपकी गाड़ी पे हूटर लगा है, तो एक अलग सा माहौल बनता है, लोग जहाँ से आप निकलते हैं, एक वो जी रहता है कि क्योंकि एक नायब तहसीलदार या तहसीलदार या एसडीएम के पास जो मजिस्ट्रियल पावर रहती है, वो कहीं ना कहीं ऐसी रहती है कि वो लोग को में अगर कोई गलत कोई काम करते हुए करने की कोशिश भी कर रहा है, कहीं खड़ा हुआ है, अगर आपकी गाड़ी वहां से निकलती है, आप कहीं निकलते हैं, तो लोग व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे हम कोरोना में देख रहे हैं, कहीं लोग जैसे थोड़े से भी इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो जैसे हमारी गाड़ी निकली तो एकदम थोड़ा-सा सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। किसी बिल्कुल। दुकान पे अगर लोग जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, तो एक वो जो गोल घेरे हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पालन कराने के लिए बना रखे हैं, तो उनमें खड़े हो जाएँगे। क्यों कहीं न कहीं मजिस्ट्रियल पावर से पुलिस का जो है वो आपके साथ रहता है, पुलिस अमला आपके साथ रहता है। आपके पास एक पावर रहती है कि कोई शांति भंग करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो आप उसको पुलिस के माध्यम से गिरफ्तार करवा सकते हैं, उसको बंद पत्र करवा सकते हैं, यहाँ तक कि उसको जेल भेज सकते हैं। कई सारी बिल्कुल। चीज़ें उसमें अपने पास रहती हैं। और कहीं न कहीं ये जो नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम ये पूरा एक प्रशासक रहता है, तो और लोग इसको सीधा डायरेक्ट जानते हैं, उसको समस्या आएगी, वो सीधा तहसील के पास आता है, उसे खाद्यान्न नहीं मिल रहा कोरोना में, वो सीधा तहसील आएगा। उसको कोई अन्य समस्या आ रही है, वो सीधा तहसील आएगा। कोई भी घटनाक्रम हो जाएगा, तो वो कहीं न कहीं उस जिस क्षेत्र में आप पोस्टेड हैं, वहाँ के लोग या जो लोग हैं, वो एक समझते हैं कि ये जो व्यक्ति ये प्रशासक है, इसको हम चीज़ों को बताएँगे, तो भले ही दूसरे विभाग की चीज़ है, तो हमारा सॉल्यूशन कहीं न कहीं कराएगा। और सर होता बिल्कुल। भी है, जैसे भी कोरोना में कुछ लोग जैसे जिनको खाना कि जैसे खाद्यान्न उनका खत्म हो गया, एक बार उनको गवर्नमेंट उनको दे चुकी है, उसके बाद उनका खत्म हो गया, तो कहीं न जी कहीं वो नायब तहसीलदार के पास या तहसीलदार के पास आते हैं कि सर हम ये भोजन हमारा खत्म हो गया, तो कहीं न कहीं हम जैसे फूड डिपार्टमेंट में हम कॉल करेंगे, तो वो उसपे थोड़ी-सी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, सामने वाले को लाभ मिल जाएगा। तो लाभ कहीं मिल न जाए। कहीं लोग ज़मीनी स्तर से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पोस्ट को समझते हैं, तो कहीं न कहीं सोशल स्टडीज़ बहुत अलग हो जाता है पहले से अपेक्षा। ग्रेट। तो बहुत मजा आया कुलदीप जी आपसे बात करके, और ये जो इंटरव्यू है ये लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाला है, क्योंकि आपने हार नहीं मानी और अपने अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हुए और आखिर अपनी मनचाही पोस्ट आपको मिली। और उम्मीद करते हैं कि जो भी फ्यूचर एंडीवर्स हैं आप उन्हें फुलफिल करें, जो भी आपकी इच्छाएं ईश्वर आपकी सभी कामनाएं पूरी करे। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका कोई अगर मैसेज है तो प्लीज जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। बस सर मेरा यही मैसेज है कि जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, जी वो संयम बना के रखें, धैर्य बना के रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहें, सीखने जी का प्रयास करते रहें, टीचर्स से मिलते रहें, टेस्ट वगैरह जॉइन करते रहें, पढ़ते रहें। कहने का मतलब है कुछ सारे लोग बोलते भी हैं, भैया आपने कितने घंटे पढ़ाई की? तो मैंने बिल्कुल। कभी अपने को घंटे में नहीं बाँधा सर। मुझे तो बिल्कुल। ऐसा लगता था कि जितना समय है मैं यहाँ बाहर आया हूँ सिर्फ़ पढ़ने के लिए आया हूँ। अपनी बिल्कुल। ज़रूरत का जो समय था, हम्म। जो भी अपने दैनिक ज़रूरतें रहती, खाना खाना और सब करना, उनको छोड़ के जितना भी समय था वो मैंने पढ़ाई में ही लगाया। मैंने कभी घंटे में नहीं बाँधा कि मैंने अब 8 घंटे पढ़ाई कर ली तो अब दिन भर पढ़ाई नहीं करूँगा, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैंने तो देखा कि अपना जो ज़रूरत था उसके अलावा पढ़ाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया आपसे बात करके कुलदीप भाई, थैंक यू सो मच। है ना, एंजॉय थैंक यू सर। करिए आप अपनी लाइफ, और बहुत अच्छा लगा ये इंटरव्यू जो है काफी लोगों को इंस्पायर करने वाला है। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर।